जो चीज़ समझ ना आए उसको पूछ लिया करें, बजाय इसके कि आप बैठे रहें। तो कल जो है ना वो हमने डिस्कस किया था रिकर्जन को, रिकर्सिव रिलेशंस को हमने क्रिएट कैसे करना है, उसका हमने तरीका देखा था। और उसी को आज क्रिएट करते हैं, मतलब उसी को आगे आज कंटिन्यू करते हैं और ये देखते हैं कि हमने रिकर्सिव रिलेशंस को सॉल्व कैसे करना है। तो वो कहता है कि भाई रिकर्सिव रिलेशन को सॉल्व करने के लिए हमें कोई ऐसी फॉर्म, ये टी ऑफ एन क्या है ये हमने बता दिया था कि ये टी ऑफ एन एक्चुअली वो टाइम है जो कि एन इनपुट के लिए किसी भी रिकर्सिव रिलेशन को या रिकर्सिव रिलेशन को शो करता है कि अगर फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ इनपुट्स एन होंगी तो कितना टाइम हमें लगाना पड़ेगा उस रिलेशन को सॉल्व करने के लिए। तो वो कहते हैं कि रिकर्सिव रिलेशन को सॉल्व करने के लिए हमें टी ऑफ एन की एक ऐसी फॉर्म डिफाइन करनी पड़ेगी जो कि रिकरेंस रिलेशन नहीं होगा। रिकरेंस रिलेशन का मतलब यह है कि वो फर्दर रिकर्सिव नहीं होगा, यानी उसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकेगा। तो वो कहता है कि ऐसी फॉर्म जो है उसको सॉल्व करने की, ऐसी फॉर्म को क्रिएट करने के हमारे पास 4 डिफरेंट तरीके हैं। आइट्रेशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, रिकर्जन ट्री मेथड है और मास्टर थ्योरम। रिकर्सिव रिलेशंस को सॉल्व करने के हमारे पास 4 तरीके हैं, आइट्रेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, रिकर्जन ट्री मेथड और मास्टर थ्योरम। हमने जो आज देखना है वो मास्टर थ्योरम ही है सिर्फ, बाकियों के बारे में हम सरसरी सा देखेंगे और मास्टर थ्योरम को हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। थोड़ा सा डिटेल में हमने क्या देखना है, बस उसका एक जनरल सा फार्मूला है जिसके 3 केसेस हैं और उनकी कुछ एग्जांपल्स हम सॉल्व करेंगे और फिर आज का ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो आइट्रेशन मेथड में हम क्या करते हैं, वो कहते हैं कि हम आइट्रेशन मेथड में रिकरेंस को कन्वर्ट कर देते हैं समेशन के अंदर और उसको बाउंड करने की कोशिश करते हैं एक सीरीज की फॉर्म में। आइट्रेट करते रहते हैं रिकरेंस को जब तक हमारे पास इनिशियल कंडीशन यानी बेस कंडीशन नहीं आ जाती। आइट्रेशन को रिपीट करते हैं तब तक जब तक बेस कंडीशन नहीं आती। बैक सब्स्टिट्यूशन को यूज करते हैं दोबारा सॉल्यूशन को क्रिएट करने के लिए। तो इस मेथड को हम कहते हैं आइट्रेशन मेथड, जिसके अंदर दोबारा रिपीट कर देता हूँ, हम आइट्रेट करते हैं रिकरेंस को। कब तक आइट्रेट करते हैं ये हमने कल देखा है। कल जब हमने फोबोनाची सीरीज वाला देखा था, फैक्टोरियल वाला देखा था, तो हम क्या करते थे, हम बार बार रिपीट करते रहते थे विद लोअर इनपुट्स और स्मॉलर इनपुट्स, और हम चले जाते थे बेस रिलेशन के ऊपर। बेस रिलेशन के बाद हम उसको दोबारा बैक सब्स्टिट्यूशन करते थे और दोबारा से ओरिजिनल सॉल्यूशन जो है वो क्रिएट करते थे। तो वो जो मेथड था उसको हम कहते हैं आइट्रेशन मेथड। इसके एग्जांपल्स हमने कल देखे हैं, टी एन ओवर 2/c, 2t(n/2 + n), ये सारे जो हमने कल एग्जांपल्स देखे थे ना, ये सारे आइट्रेशन मेथड के एग्जांपल्स थे। दूसरा क्या है हमारे पास, रिकर्जन ट्री मेथड। रिकर्जन ट्री में वो कहता है कि हम ना हमारे अपने रिकरेंस को ट्री की फॉर्म में ड्रॉ कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। हर एक जो नोड है वो रिप्रेजेंट करता है कि हर लेवल के ऊपर कितनी कॉस्ट जो है वो अकर होगी, कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ टाइम। हम सारी कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं हर लेवल के ऊपर और सॉल्यूशन को गेस कर लेते हैं। आइट्रेशन मेथड में हम आइट्रेट करते हैं उसको तब तक जब तक हमारे पास बेस सॉल्यूशन या बेस कंडीशन नहीं आ जाती और दोबारा रिपीट करते हैं। रिकरेंस ट्री के अंदर हम उसको ट्री की फॉर्म में, नोड्स और एजेस की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। हर एक जो नोड है वो हर लेवल के ऊपर कॉस्ट को रिप्रेजेंट करती है। तमाम लेवल्स के ऊपर कॉस्ट को ऐड करते हैं, सम करते हैं और उससे हमारा जो टोटल कॉस्ट है वो आ जाती है। सब्स्टिट्यूशन मेथड तीसरा है, जिसके अंदर वो कहता है कि हम गेस करते हैं सॉल्यूशन को और फिर इंडक्टिव मेथड्स या प्रूफ जो हमने, अगर आपने डिस्क्रीट स्ट्रक्चर पढ़ी है तो आपने प्रूफ्स वगैरह पढ़े होंगे। इंडक्शन मेथड्स को, प्रूफ्स को हम यूज़ करते हैं सब्स्टिट्यूशन को ट्रू करने के लिए। तो ये 3 वो मेथड है जो जनरली हम यूज़ करते हैं। हम इनको डिटेल में नहीं पढ़ रहे और डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। हमने जो डिटेल में पढ़ना है वो हमारे पास मास्टर थ्योरम। लेकिन आपको बाय नेम पता होना चाहिए कि हमारे पास आइट्रेशन मेथड भी है, रिकर्जन ट्री मेथड भी है और सब्स्टिट्यूशन मेथड भी है। हमने जो आज पढ़ना है वो मास्टर थ्योरम।
मास्टर थ्योरम बेसिकली वो कहता है जी हमारे पास जितने भी डिवाइड एंड कंकर एल्गोरिथम्स हैं वो रिकरेंस के ऊपर लेके जाते हैं और रिकरेंस को हम सॉल्व कर सकते हैं बाय मास्टर थ्योरम। कोई भी रिलेशन हमारे पास वो कहता है इस फॉर्म में है टी ऑफ एन इज इक्वल टू ए टी एन ओवर बी प्लस एफ एन, तो हम उसको मास्टर थ्योरम के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास ए क्या है नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम्स, बी क्या है डिवीजन फैक्टर, एफ ऑफ एन क्या है एक्स्ट्रा। अब आप ये देख लें कि हमारे पास ये फॉर्म है इक्वेशन की ए टी एन ओवर बी प्लस एफ ऑफ एन। अब जब आपने याद रख लेनी है कि बिकॉज इसको हमने बार बार यूज करना है और ए बी और एफ ऑफ एन को भी याद रखना है, तो कहते हैं मास्टर थ्योरम प्रोवाइड्स अ डायरेक्ट वे टू सॉल्व सच रिकरेंस विदाउट एक्सपेंडिंग। बगैर एक्सपेंड किए बगैर उसको ब्रेक किए हम डायरेक्टली मास्टर थ्योरम के थ्रू इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं हम देखते हैं। मास्टर थ्योरम के बगैर क्या होगा, वो कहते हैं मास्टर थ्योरम के बगैर हमें आइट्रेशन यूज करनी पड़ेगी या रिकर्जन ट्री यूज करना पड़ेगा या सब्स्टिट्यूशन यूज करनी पड़ेगी। अगेन ये तीनों मेथड्स टाइम कंज्यूमिंग भी हैं और एरर प्रॉन भी हैं, यानी तीनों मेथड्स में टाइम भी लगता है और आप कह लें कि मिस्टेक के चांसेस भी। मास्टर थ्योरम इन तीनों मेथड्स की निस्बत ज़्यादा इजी मेथड है रिकर्सिव प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का, इसीलिए हम मास्टर थ्योरम ही पढ़ रहे हैं। फाइन, ओके? यस सर, ओके। अब कंडीशन क्या है, अगेन ये मैंने जनरल फॉर्म लिखी हुई है। अब आपने इस जनरल फॉर्म को अप्लाई करना है और इस फॉर्म को अगर आप लिखना चाहें तो बेशक लिख लें या बाद में याद करना चाहें तो याद करें। हमारी जितनी भी क्वेश्चन होंगी वो इस फॉर्म में होंगी। टी ऑफ एन क्या है, ए टी एन ओवर बी प्लस एफ ऑफ एन। यहाँ पे कंडीशंस क्या है, ए बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए 1 के, बी बड़ा होना चाहिए 1 से, एफ ऑफ एन हमारा पॉजिटिव होना चाहिए यानी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। आइडिया क्या है, वो कहते हैं हमने एफ ऑफ एन को कंपेयर करना है विद एन लॉग बी ए। ये इसकी बेस है बी और ए जो है वो हमारे पास ये सारी वैल्यूज गिवन होती है। तो हम एफ ऑफ एन को कंपेयर करेंगे विद एन लॉग बी ए। हम एक्चुअली एन लॉग बी ए लेंगे और एफ ऑफ एन हमें पता होगा। अभी हम जब एक इक्वेशन पढ़ेंगे ना तो हम देख लेंगे। तो हमारे पास 3 केसेस हैं, या तो एफ ऑफ एन इस फॉर्म में होगा एन डी माइनस एप्सिलॉन वेयर एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0, या तो इस फॉर्म में होगा एफ ऑफ एन इज इक्वल टू ओ यानी बिग ओ एन डी माइनस एप्सिलॉन। ये हमारा फर्स्ट केस है। तो इस केस में हमारा सोल्यूशन क्या होगा, थीटा एन डी, यानी हमारा सिंपल सोल्यूशन बनेगा एन डी। दूसरा केस क्या है, हमारा बराबर हो एन डी के। पहला केस था एन डी माइनस एप्सिलॉन, ये है एन डी। तो यहाँ पे सोल्यूशन क्या होगा, ओ सॉरी थीटा एन डी लॉग एन। पहले केस में उसने कहा था एन डी, यहाँ पे वो कह रहा है एन डी लॉग एन। अब आपको समझना पड़ेगा कि हमारे पास जब हम सोल्यूशन क्रिएट करेंगे तो 3 तरह के आउटपुट्स आ सकते हैं, या तो एफ ऑफ एन बराबर हो ओ एन डी माइनस एप्सिलॉन के, तब हमारा सोल्यूशन होगा एन डी, या तो फिर हमारा सोल्यूशन या एफ ऑफ एन बराबर हो एन डी के तो फिर हमारा होगा ओ एन डी लॉग एन, या तो फिर ये बराबर हो एन डी प्लस एप्सिलॉन। अब देखिए या तो एप्सिलॉन माइनस होगा या एप्सिलॉन नहीं होगा या एप्सिलॉन होगा। तो अगर एप्सिलॉन होगा तो वो कहता है सोल्यूशन क्या होगा, थीटा एफ ऑफ एन, थीटा एफ ऑफ एन। स्टेप्स बहुत आसान है, हमने ए बी और एफ ऑफ एन को आइडेंटिफाई करना है, डी इज इक्वल टू लॉग बी ए कंप्यूट करना है, एफ ऑफ एन से कंपेयर करना है एन को और फिर हम सॉरी एन डी को और फिर केस अप्लाई कर देना है बेस्ड ऑन द 3 केसेस जो कि हमने पढ़े। इसको मैं अब ओपन कर लेता हूँ थोड़ा सा। फिलहाल हमने फोकस करना है सिर्फ इसके ऊपर। देखिए उसने कहा टी ऑफ एन इज इक्वल टू 4tn ओवर 2 प्लस एन। हमने जो जेनेरिक फॉर्म पढ़ी थी वो थी ए टी
n ओवर b प्लस f ऑफ n। यहाँ पे हमारे पास a क्या बनता है, वो कहता है a हमारे पास बनता है 4। b क्या है, n ओवर b, यहाँ पे b बनता है 2। f ऑफ n क्या है, n, यानी n की पावर 1। तो ये तीनों हमने फाइंड कर लिए। दूसरा स्टेप क्या है, हमने d कैलकुलेट करना है। d क्या होता है, log 2 4। log 2 4 की वैल्यू आती है हमारे पास 2। तो n ऑफ d हमारे पास बनता है, अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे n ऑफ d बनता है n की पावर 2। f ऑफ n क्या है, n। अब हमें भी पता है कि n जो है वो n स्क्वायर के बराबर नहीं हो सकता, तो हमें यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, -1 लगाना पड़ेगा दोनों को आपस में बराबर करने के लिए। तो हम कहेंगे f ऑफ n इज इक्वल टू o n 2 पावर 2 -1। अब ये जो आप एप्सिलॉन देख रहे थे ना, या तो हमें पावर, या तो पावर होंगी बराबर। अब यहाँ पे पावर क्योंकि बराबर नहीं है तो हमें माइनस करना पड़ रहा है। अगर यहाँ पावर 0 होती तो हम यहाँ प्लस कर देते, फिर एप्सिलॉन के साथ प्लस हो जाता, जहाँ पे एप्सिलॉन के साथ माइनस हो रहा है। तो हमने 3 केसेस देखे थे, या तो एन डी माइनस एप्सिलॉन होगा, या फिर सिंपल एन डी होगा, या एन डी के साथ प्लस एप्सिलॉन होगा। अब यहाँ पे माइनस हो रहा है तो वो कहता है केस 1 अप्लाई होगा, और हमने कहा था कि केस 1 में हमारा सोल्यूशन क्या होगा, एन डी। तो यहाँ पे सोल्यूशन क्या बनता है, टी ऑफ एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर। किसी को अगर ये बात समझ में नहीं आती तो मुझसे पूछे। सर स्टेप 3 जो है उसमें हम स्टेप 1 और स्टेप 2 इन दोनों को कंपेयर करते हैं। यस, हम f ऑफ n, ये हमारा f ऑफ n, ये है f ऑफ n। हम इसको f ऑफ n हमारे पास यहाँ पे n है, ये n कहाँ से आया, ये लास्ट वाली जो टर्म है ना, ये लास्ट वाली n, इसको हम f ऑफ n कहते हैं। इसको हमने कंपेयर करना है n d से। d हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये वाले टर्म और ये वाले टर्म, यानी log b a लेंगे। log b a क्या है, log 2 4। तो log 2 4 जब आप लेंगे तो इसका आंसर आएगा 2। अब n d का मतलब है n पावर 2 यानी n स्क्वायर। तो हम f ऑफ n यानी n को कंपेयर करेंगे n स्क्वायर से। अब n और n स्क्वायर क्योंकि बराबर नहीं है, इसलिए हमें यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा। माइनस जब लगाएंगे तो ये केस 1 बन जाएगा। केस 1 का मतलब है n d, तो n स्क्वायर। जी सर, ओके। अब वैसे यहाँ पे केसेस सॉल्व हुए हैं, मैं चाहता हूँ कि अब यहाँ से सॉल्व हो ये वाला। यहाँ पे पहले तो मुझे बताएं a क्या है, फिर बताएं b क्या है, और फिर बताएं f of n क्या है। सर a हमारे पास 8 है। f of n and सर। वेरी गुड। अब दो बातें आपने बता दी हैं। एक ने कहा है कि सर a हमारे पास 8 है, दूसरे ने कहा कि सर f of n जो है वो n स्क्वायर है। गुड। b क्या है, b2 हो जाएगा। p2 है। p2 है सर। सही है। अब अगर हमें log b a लेना है तो कैसे लेंगे, log b a log 2 की पावर 8। हाँ, log 2 की पावर वहाँ 4 लगा था, नजर आ log b a किसके बराबर होगा, log b की वैल्यू क्या है 2, ये बेस में आएगा 2, ठीक है। 8 किसके बराबर होता है, a के ये 8 आएगा, 2 log 2 8 किसके बराबर होगा, हाँ 256। यार ये 2 की पावर 8 नहीं है प्यारे बच्चों। अगर आप में से किसी के पास कैलकुलेटर है तो log में जो 2 है ना वो बेस है, 8 हमारे पास नंबर है। अगर किसी के पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो इसको सॉल्व करके देखिए। log ना 2 हमारा बेस में है, ये 2 की पावर 8 नहीं है, ये आपने याद रखना है। देखिए मैं आपको वापस लेके चलता हूँ।
ये देखिए ये log 2 है ना, मैं इसको जूम करता हूँ। अब अगर आप देखें तो 2 की पावर 2 का स्क्वायर क्या होता है? सर 4। 3 आएगा। जी, अब आप समझे बात। तो यहाँ पे आंसर आएगा log 2 का 3। सही है। अब हमारे पास d आ गया 3, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। यानी मैं एज्यूम करता हूँ d इज इक्वल टू 3 और f ऑफ n क्या है? f ऑफ n है n2 यानी n स्क्वायर। हमने इसको कंपेयर किससे करना है? nd से। nd क्या है? n क्यूब। तो n क्यूब क्या होना चाहिए? 3 माइनस 1। एप्सिलॉन माइनस में आ गया। सर ये n की पावर 3 माइनस 1 होगा। यस, ओके 3 माइनस 1 होगा। तो फिर कौन सा केस बनता है? केस 1। केस 1 में वो क्या कहता है? केस 1 में वो कहता है हमारे पास nd होता है सोल्यूशन। नहीं आई। एक मिनट, अभी डिस्कस कर लेते हैं। nd का मतलब है इसका आंसर होगा f ऑफ n इज इक्वल टू n क्यूब। जी अब पूछो। सर बस पता चल गया, वही पूछना था। एफ ऑफ एन जो होता है वो तो हम उसी वैल्यू से ले लेते हैं जो लास्ट में एन होता है, वो एन आ गया जो भी वहां पर वैल्यू है। और जो एन डी है उसका नहीं पता चल रहा था, वो भी पता चल गया कि डी नीचे से आएगा और एन की वैल्यू वही आएगी। जी तो बस ये आज का टॉपिक था। अब इसके दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। अब आप देख लेंगे दूसरे एग्जांपल को भी। अगर आपको ना समझ में आए तो मैं स्क्रीन को सामने रख रहा हूँ। अगर ना समझ में आए तो ये एग्जांपल 1 हमने कर लिया था नहीं? हाँ, ये एग्जांपल 1 देखें। केस 2 कैसे बनाया उसने? समझने वाली बात ये है कि उसने केस 2 कैसे बनाया। क्योंकि n की पावर 1 है। n की पावर 1 है और f ऑफ n क्या है? एन। यानी ये दोनों बराबर है ना। n की पावर इधर 1 है और इधर भी n की पावर 1 है, यानी दोनों की पावर क्या है? यानी एप्सिलॉन 0 है, एप्सिलॉन नहीं है। तो हमने केसेस में क्या पढ़ा था? ये d माइनस एप्सिलॉन। केस 2 कहता है कि n d और f ऑफ n आपस में बराबर हो। अगर बराबर हो तो क्या होगा? केस 2 में क्या कहता है? n d log n। तो n d log n का मतलब क्या है? n d हमारे पास 1 है तो हम कहेंगे n log n। इसका सॉल्यूशन बनेगा n log n। फाइन। ये कैसे बनेगा n वाला n log n? देखो n d है ना, d की वैल्यू क्या है? 1। n की पावर 1 क्या होता है? n ही होता है। तो हमें लिखने की जरूरत नहीं ना। तो हम n d लिखें या n 1 लिखें या n log n लिखें, बात एक ही। ओके सर जी, ये वाला सॉल्यूशन n d तो नहीं लिखेंगे, n की पावर लिखेंगे ना। d तो जनरल फार्मूला है ना, तो हमें उसे पुट करना पहले। अब ये तीसरा एग्जांपल देखें। ओके ठीक है सर। यहाँ पे f ऑफ n है n स्क्वायर। जी सर। लास्ट वाले टर्म में n स्क्वायर आ रहा है और a भी 2 है b भी 2 है। तो जब हम 2 लेंगे तो 1 आ जाएगा। तो d 1 आ गया। अब हम अगर देखें तो f ऑफ n जो है वो n की पावर 1 है, लेकिन हमें इन दोनों को बराबर करना है ना। तो हमें n की पावर 1 में एक ऐड करना पड़ेगा ताकि ये दोनों आपस में बराबर हो जाए, क्योंकि यहाँ पे n स्क्वायर है तो यहाँ पे 1 ऐड करना पड़ेगा। अब हमने
एफ ऑफ एन तो एन का स्केयर नहीं है। है ना, सर हमने n का स्क्वायर ही है ना। एफ ऑफ एन को बराबर करना है दूसरी साइड। अगर आप देखें तो एन डी, ये जो चीज है ना ये एन डी है। एन डी जी जो है ना सर, वो इस टाइम एन वन है, लेकिन ये बराबर तो नहीं है, तो बराबर करने जी के लिए मुझे यहाँ पे एक ऐड करना पड़ेगा, जी सर समझ सर गई। यहाँ क्योंकि हमने यहाँ पे क्या एन थ्री में स्क्वायर, बराबर करना होता है क्या? जी जी दोनों जी जी साइड जी बराबर करना होता है। बराबर या ओके तो पहले से होंगी, या बराबर करने के लिए माइनस करना पड़ेगा, या बराबर करने के लिए प्लस करना पड़ेगा। ओके सही है। तो क्योंकि ओके हमें ये प्लस करना पड़ा, तो जी प्लस सर करने तो के लिए हमारे केस पास 3 कौन सा होगी। केस लगा, केस थ्री केस लगा, तो उसने बोला कि एन स्क्वायर। सही है। जी सर। अब आपने करना ये है कि वैसे ये इसको भी देख लीजिए। सर जो लॉग वाला है वो कैलकुलेटर से निकल आएगा ना आंसर? हाँ निकल आएगा, कैलकुलेटर से निकल आएगा। जी यहाँ पे जो log 2 3 है ना वो 1 पॉइंट राउंड अबाउट 6 वो कह देता है अक्सर, तो 1.585 राउंड अबाउट इसकी वैल्यू बनती है, तो हमारे पास एप्सिलॉन हो जाता है 1.585। जी सर हमारे नस क्या पास जो किया? n की वैल्यू है, n की जो वैल्यू है ना वो 1 है, वो वन है यहाँ पे f ऑफ n में n 1 है, यहाँ पे 1.585 है, तो हमें माइनस करना पड़ेगा। माइनस करने के लिए पॉइंट कौन सा फाइव केस लगेगा? वन जी जी केस जी, 1 तो यहाँ पे लगेगा। 1 करने के लिए हम कहते हैं एन डी, तो ये हमारे पास केस 1 का आंसर है। ठीक है। सर लेकिन उस वाली वैल्यू में से माइनस क्या किया है, इसको क्या बोलते हैं? हमने देखो यहाँ पे है 1, यहाँ पे 1 अभी आपने आपके क्लास फेलो ने बोला भी है कि हमें 0.585 माइनस करना पड़ेगा ना यहाँ पे, जी तो माइनस करेंगे तो ये दोनों टर्म्स बराबर होंगी। जब माइनस करते हैं तो केस 1 बनता है। केस 1 का हमने जनरल फार्मूला पढ़ा हुआ है कि उसमें हम कहते हैं एन डी, तो डी की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, डी की वैल्यू 1.585 है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे n पावर 1.585। सर ये बात तो समझ आ गई है, ये भी पता है कि केस 1 में से अगर माइनस हो तो केस 1 बनता है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि जैसे हम पहले थे वैल्यू को इक्वल करने के लिए या प्लस करते थे वो वैल्यू लिखते थे 1 लिखते थे, या फिर हम माइनस करते थे तो 2 यहाँ पे माइनस आप कह रही हैं कि यहाँ पे मैंने माइनस नहीं लिखा, ये कहना चाह रही है ना आप? जी सर माइनस लगाया लेकिन वो वैल्यू नहीं लिखी, ये पूछ रही हूँ कैसे भी लिख सकते हैं? हाँ वो गलती हो गई मेरे से। सॉरी सर। ये अब ठीक है, सही है। जी सर अब सही। तो ये एक और है, वैसे ये वो खुद सॉल्व करें, आप मुझे भी बताएं कि क्या हो रहा है। पेपर पे सॉल्व कर लें या मुझे वैसे बताएं कि हो क्या रहा है। यहाँ पे पहले तो ये बताएं कि f ऑफ n क्या है। 1 है सर। 1 नहीं हो सकता, f ऑफ n हमेशा n की फॉर्म में होता है। फिर n/2 a की वैल्यू है n वाली। मेरी बात सुनो, पहले तो बताओ यहाँ पे a क्या है? ए हमारे पास कुछ भी नहीं है, टी लिखा हुआ है, इसलिए हम 1 ले लेंगे या 0। जी a 1 ले लेंगे, 0 नहीं ले सकते बेटा, हम a जी को 1 सर। लेंगे। गुड। b क्या है? बी हमारा 2। गुड। f ऑफ n क्या है? पता है हाँ भाई सर एन ले लेंगे अपने पास से। देखो अगर हम n ले लेंगे तो n की पावर 1 जो है वो n हो जाएगी, तो n की पावर क्या लेंगे? 1 आंसर है। 0 जी 0 लेंगे। f ऑफ n बनेगा n की पावर 0। जी सर। जी सर। अब समझ आ गया? जी सर सर। a हमारे पास 1 है,
b हमारे पास 2 है, 2 f of n क्या है, n की पावर 0। जी अब तो log 2 b माइनस अगर ले, 2 माइनस 2 कर देंगे सर फिर उधर पहले थर्ड तो स्टेप मुझे में। ये बताओ कि log b a क्या बनेगा, d की वैल्यू भी तो लेनी है ना। वो 2 ही आएगा सर, क्योंकि 2 की पावर 1 बनेगा। नहीं प्यारे बच्चे, 1 log 2 1, हाँ 1 ही बनेगा, सही कह रहा है, 1 बनेगा। तो फिर 1 माइनस कर देंगे और 0 हो जाएगा। इसके केस में कौन सा केस होता है, केस केस 1 1 केस 1 नहीं बनता ना ये। फिर से देखो, तुम सर log गलत ले रहे हो, log गलत ले रहे हो। सर वो तो हम कैलकुलेटर से लेंगे ना, ऐसे नहीं हमें आता लोग। सही 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 सही। खैर अब मैंने आपको आइडिया दे दिया है कि यहाँ पर क्योंकि 1 है ना, तो समझने वाली बात है कि यहाँ पर हम n की पावर 0 लेंगे, ठीक है? 0 लेंगे जी सर। और t के साथ अगर कुछ नहीं लेगा तो वहां पर हम a की वैल्यू 1 ले लेंगे। जी सर, ये भी समझ आ गया। अब ये मैंने आपको जनरल कुछ रिजल्ट दिए। 2 हमारे पास ये बना, 3 2 में 1.258 5 आता है वैसे, 4 2 में 2 आता है, 8 2 में 3 आता है, ठीक है? तो रिजल्ट बनता है n3 फाइन। जी सर। लिमिटेशंस अब आप इसकी देख लें, वो कहता है मास्टर्स थ्योरम कैन नॉट बी यूज्ड व्हेन सब प्रॉब्लम साइजेस आर अनइक्वल। यानी अगर हमारे पास एक टर्म है 2tn/2 और दूसरी है tn/2 और दूसरी है tn/3, तो इस तरह के टर्म में हम मास्टर थ्योरम यूज नहीं कर सकते। और अगर हमारा वो कहता है जो f of n है वो पॉलिनोमियल की तरह ना हो, जैसे n के साथ log n आ रहा है, इस तरह की फॉर्म अगर हमारे पास बनेगी तो हम मास्टर थ्योरम को यूज नहीं कर सकते। सही है, हम लिख दें रिकरेंस नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। यस 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 यस। नहीं, ये तीसरा केस है। रिकरेंस अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में ना हो, पॉलिनोमियल की तरह ना हो, सब प्रॉब्लम्स का साइज सेम ना हो, तो मास्टर थ्योरम यूज नहीं होगा। एप्लीकेशंस हमने ये सारी देखी हुई हैं। मास्टर थ्योरम को मर्ज सॉर्ट में भी यूज कर सकते हैं, बाइनरी सर्च में भी यूज कर सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स मैट्रिक्स हमने पढ़ा नहीं है, इसलिए आपको कोई आइडिया नहीं होगा कि यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं नहीं। अब ये मैंने आपको एक अभी क्वेश्चन सॉल्व कराया था। पहले तो ये बताएं कि ये जो दूसरी टर्म है यहाँ पर f of n क्या है? ये जो लास्ट में देखा है अंडर रूट है। अंडर रूट तो है, बनेगा क्या ये? n की पावर 1/2। वेरी गुड वेरी गुड। 0.5 बन जाएगा जी 0.5 बन जाएगा, ठीक है? तो ये आपके पास प्रैक्टिस। अब मेरी बात सुन लो, इसी तरीके से कोई ना कोई इक्वेशन होगी जो मैं आपको, एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती हैं, जो मैं आपको पेपर में दे दूंगा आपको सॉल्व करने, ठीक है? जी सर। सर करना क्या हमें, जैसे आपने स्टेप के वैसे स्टेप लिस्ट के बता देना। जी आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा, उसका a निकालना पड़ेगा, b निकालना पड़ेगा, log b लेके d की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, d की वैल्यू निकाल के आप f of n को n d से कंपेयर करेंगे, फिर बताएंगे कि कौन सा केस अप्लाई होता है, फिर उस केस को अप्लाई करने के बाद सोल्यूशन बता देंगे। कितने नंबर का क्वेश्चन होगा सर? यार मेरी बात सुनो, को मैं मूसा ना बनो, गाय की डिटेल ना पूछो, जो मैंने कह दिया है उस पे फोकस करो, ओके ठीक है? ओके सर ओके। सर जो आपने एग्जांपल दिखाए थे, सर जो अभी आपने प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिखाए थे, उनमें से एक जो लास्ट वाला था, उसमें लास्ट में दिया हुआ था n log n, फिर वहाँ n की वैल्यू n log n होगी, f of n जो होगा। ये तो आपके लिए है ना सर वही ना, ये पूछ रहे हैं, हमने सोल्व करने के लिए देख लिए है ना तो सारे। इसको सर्च करोगे ना, इसको सर्च करोगे, देखोगे कि log n अगर करेगा तो कैसे करेंगे। जी सर। ये मैंने जानबूझ के log n डाला है ताकि आप ये सवाल करें और मैं आपसे कहूं कि ये खुद करें, क्योंकि आप हर चीज जो है ना वो आसान चाहते हैं, आसान बनी बनाई जो है ना प्लेट आप कहते हैं कि हमारे आगे रखे ताकि हम खा लें। अब सुने, सवाल का जो जवाब है ना वो बिल्कुल इस तरीके से होगा जैसे यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है।
स्टेप 1 में आप ए निकालेंगे, बी निकालेंगे, एफ ऑफ एन निकालेंगे। वैसे यहाँ गलती से एफ ऑफ एन मैंने नहीं लिखा हुआ, ऊपर शायद मैंने लिखा हुआ होगा, यस यहाँ पे लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है, एफ ऑफ एन लिखा हुआ है। स्टेप 2 में डी की वैल्यू ली हुई है, आप लॉग बी ए लेके आगे लिख देंगे डी की वैल्यू। स्टेप 3 में एफ ऑफ एन को कंपेयर किया हुआ है, नीचे केस बताया हुआ है और फाइनल आंसर लिखा हुआ है। ये कितने नंबर का होगा? 5 नंबर का होगा, 6 नंबर का होगा बस। मतलब अगर 2 दे दूंगा तो 10 नंबर के 2 हो जाएंगे, सही है? जी सर, जी सर। गुड। सर ये पीछे स्लाइड चलते भेज हैं। दीजिए आज लेक्चर है मैं भेज देता हूँ। उसके बाद सेम इसी तरीके से कल हमने एक और चीज़ देखी थी कि मेरे पास ये फॉर एग्जांपल एक कोड आया हुआ है और मैंने आपसे पूछा हुआ है कि इस कोड का रिकर्सिव रिलेशन बना के दिखाएं। रिकर्सिव रिलेशन की भी कल हमने प्रैक्टिस किया है कि बेस केस कैसे बनेगा और रिकर्सिव केस कैसे बनेगा। कल मैंने आपको इसके 3-4 एग्जांपल कराए हैं। ये मैं अभी आपको स्लाइड भेजूंगा ना, तो ये कितने एग्जांपल कराए थे? मैंने आपको 4 एग्जांपल कराए थे इसके। एग्जांपल 1 भी कराया था, जैसे सर अगर बेस केस होगा तो कितने बार चलेगा और अगर दूसरा केस होगा तो कितने बार चलेगा? बेस केस में हम बेस केस में बताते हैं। वैसे बेस केस में नॉर्मली आपने देखा होगा सब बेस केस में जो इसका टाइम होता है वो कांस्टेंट होता है, 1 हो 2 हो 3 हो, दैट डजंट मैटर। और जो रिकर्सिव केस है उसमें हम कोई ना कोई रिलेशन बनाते हैं, जैसे यहाँ पे हम बनाते हैं। वो हम देखते हैं कि भाईजान क्या जो फंक्शन है वो एक बार कॉल हो रहा है या 2 बार कॉल हो रहा है। अगर एक बार कॉल होगा तो टी ऑफ एन आ जाएगा, या अगर डिवीजन के साथ कॉल हो रहा है तो n/2 आ जाएगा। 2 बार कॉल हो रहा है तो 2t लिख देंगे साथ, वो आप देखेंगे, ठीक है? तो ये वाला सवाल भी आपको मतलब 5-6 नंबर का आ सकता है। ओके। बाकी पीछे आ जाते हैं। इसमें करना क्या है, बताना क्या है इसमें? वैसे इसको भी आपने सॉल्व करना है इसी तरीके से। देखो आप पहले इसको रीड करेंगे, फिर आप उसका बेस केस बताएंगे, बेस केस बताने के बाद रिकर्सिव केस बताएंगे। ये सवाल के जो जवाब है ना वो 3-3 4-4 लाइंस के हैं, हार्डली आपके सामने ही। बस ये इसका जवाब है। ये मतलब पूरा कोड दिया हुआ है तो ये 1 लाइन का और ये 2-3 लाइनों का जवाब है इसका। जी सर। तो आप ये दोनों आपके ना मतलब ये अनसीन आने हैं। कोड भी अनसीन आएगा, जो नीचे मैंने दिया हुआ है इक्वेशन ये भी अनसीन आएगी। आपने इसको सॉल्व करना होगा, ठीक है? जी सर। सर अगर आप यहाँ से बेटा मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको ये 1 2 3 4 5 दे दिए प्रैक्टिस के लिए, और वहां पे भी मैंने आपको 4 कोड दे दिए थे एग्जाम्पल के लिए। इतना ही हो सकता है ना? जी सर। अब आप क्या चाह रहे हैं कि मैं आपको पूरी एक्सरसाइज बना के दूं? नहीं सर। सर थ्योरी का क्वेश्चन होगा? थ्योरी का क्वेश्चन मैं अब सोच रहा हूँ। अब जो थ्योरी है ना, पहला जो लेक्चर था ना वो हार्डली हमारे कोर्स से रिलेटेड था, क्योंकि बहुत एंड में जाके ना हमने ये देख लिया सारा, मतलब ये सारा बेसिक था। पहले चैप्टर में सिर्फ एंड में जाके हमने अरेज के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। तो पहले चैप्टर को ये स्लाइड्स भी वैसे 91 है, इसको कर देते हैं खत्म। 91 स्लाइड्स आप कहाँ पढ़ते हैं? ओके सर। दूसरी स्लाइड पे आ जाते हैं। दूसरी स्लाइड्स पे आ जाते हैं। दूसरी स्लाइड में ना जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, हाँ ये अब देखो मेरी बात सुनो। ये वाली बात जो मैंने आपको बताई थी, मैं अगर आपको कोई कोड दे दूं, पेपर सारा वैसे अभी तक जो पेपर चल रहा है ना वो अनसीन है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है, सारी मैथमेटिकल चीजें। आप जैसे आप कहेंगे वैसे। ये मैंने आपको कोड दिया था जिसमें हमने कहा था कि भाई इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या बनती है, तो बताएं। इस तरह का कोड दे दो जिसमें आप बताएं कि नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितने होंगे। ये मैंने कहा था कि भाई 2 हैं। ओके सर, कोई दे दे सर, कोई मसला नहीं। दें थ्योरी दे दें, बाकी थ्योरी दे दें। फिर ऐसा है कि आगे चलते हैं, फिर देखते हैं आगे। अच्छा जी, हाँ अब देखो हमारे पास ना पीछे जो बच जाते हैं वो बच जाते हैं सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स, और हमारे पास बच जाते हैं ये इंसर्शन सॉर्ट। ही हमने डिटेल में पढ़ी थी और इसका कोड और एल्गो देखा। इंसर्शन सॉर्ट एक है सर। इसका वैसे अगर ये सॉर्ट देंगे आप तो इसके साथ सूडो कोड लिखना होगा ना?
सूडो कोड तो लाजमी लिखना होगा, कोड याद करोगे या कोड लिखोगे या सूडो कोड लिखोगे, दोनों में से एक तो जरूर है। अब मैंने आपको तकरीबन 15 एक नंबर का पेपर बता दिया है जो कि अनसीन है, जिसमें से 2 मैं वहां मास्टर थ्योरम से मैंने बोला है, 1 भी दे सकता हूँ, 2 भी दे सकता हूँ, और 1 जी या सर। 2 मैं यहाँ से दे सकता हूँ जो मैंने आपको ओके वो दे दिया रिकर्जन वाला। ठीक है, अब आ जाते हैं अब हमारे पास जो ओके सॉर्टिंग है ना वो इंसर्शन सॉर्ट है, बबल सॉर्ट है, बबल सॉर्ट के बाद कौन सा था, सिलेक्शन सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट। जी ये 5 बन जाते हैं। 5 हैं सॉर्टिंग के एल्गोरिथम्स जो हमने पढ़े हैं। ओके सर्चिंग के एल्गोरिथम हमने पढ़े हैं 2, लीनियर सर्च है और बाइनरी सर्च है। बस अब मैं आपको 2 सर्च में से 1 दूंगा और सॉर्टिंग में से कोई 2 दूंगा, तो ये 15 नंबर पूरे हो जाएंगे, तो 30 नंबर आपके खत्म हो जाएंगे। अब मैंने आपको ऑलमोस्ट सारा पेपर बता दिया, कोई पीछे बात नहीं रह जाती। ओके सर। अब तरीकाकार इसका ये है कि या तो मैं आपको सॉर्टिंग के लिए, जैसे यहाँ पे एरे दी हुई है ना ऊपर, मतलब ये देखिए, जी सर। या तो ये है कि मैं आपको ना डायरेक्ट एक सॉर्टिंग के लिए एरे दे दूं, जैसे यहाँ पे आपने एरे देखी है, तो आप उस एरे को इस तरीके से सॉर्ट करके दिखाएंगे, यानी ड्राई रन करके दिखाएंगे। मैं आपको क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ, जैसे मर्ज सॉर्ट है ना, अब ये ड्राई रन हुई थी, अब आपको पता चल रहा है हाफ में डिवाइड हो गई, फिर हाफ में डिवाइड हो गई, फिर ये ड्राई जैसे रन, हमने इसको कहते हैं दसवें ड्राई सॉर्ट रन। किया था शुरू। जी 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 जी। या मैं आपको एक एरे दे दूंगा, एरे को कहूंगा कि मर्ज सॉर्ट के थ्रू या किसी भी सॉर्ट के थ्रू इसको सॉर्ट करके दिखाओ, आपको फिर उसको इस तरीके से ना विजुअली ड्रॉ करके बताना पड़ेगा कि सॉर्टिंग कैसे हो। ये ठीक है। फाइन। दूसरा तरीका जी ये है सर। कि मैं आपसे किसी सॉर्टिंग का या सर्चिंग का बारे में पूछ लूंगा कि फिर आप उसका थोड़ा सा थ्योरी लिखेंगे, फिर उसका सूडो कोड लिखेंगे, तो फिर आपका 5 नंबर का पूरा हो जाएगा। ओके सर, जैसे आप। सही है। अब मैंने आपको बता ठीक है दिया कि 5 सॉर्टिंग में से 2 सॉर्ट के मैं सवाल पूछूंगा और 2 सर्च के एल्गोरिथम्स पढ़े हैं, उनमें से 1 सर्च का एल्गोरिथम पूछूंगा। 3 यहाँ से क्वेश्चन बन जाएंगे और 3 वहां से बन जाएंगे। 5-5 नंबर के आपके 6 सवाल बनेंगे सीधे सीधे, 30 नंबर का पेपर पूरा हो जाएगा। जी सर। 2 सर ठीक है, इसमें से होगा, शॉर्ट में से, और एक वो दूसरा होगा। 2 सॉर्टिंग में से, जी सर। 2 सॉर्टिंग में से और 1 सर्चिंग। 5 मैंने आपको सॉर्टिंग एल्गोरिथम पढ़ाए हैं, उसमें से 2 आएंगे। 2 मैंने आपको सर्च के ओके सर, एल्गोरिथम पढ़ाए हैं, उसमें से 1 आएगा। ठीक है, तो 3 सवाल यहाँ ठीक से है। बन जाएंगे और 3 सवाल वहां से बन जाएंगे। आपका सीधा 3 सीधा पेपर बन रिकरेंस में जाएगा। से बनते। मैथमेटिकल टाइप पेपर है, कोई थ्योरियाँ श्योरियाँ पढ़ने वाली है नहीं, कंसेप्ट्स को थोड़ा सा समझना है और उनको इम्प्लीमेंट ओके करना है। पेपर में या तो आपके 25 से ऊपर ओके नंबर सर। आएंगे या आपके 15 से नीचे नंबर आएंगे, कोई बीच वाली कहानी नहीं है। यही सिचुएशन है सर। तो बाद में हमने रोले शोले नहीं डालने के, सर यूं कर ले तो यूं कर ले। ठीक है ना। पेपर कोशिश करेंगे कि 1 बजे आपका फाइनल में पेपर करेगा खत्म सर होगा, जो। तो उसी दिन पेपर चेक कर देंगे, आपको घर भेजने से पहले आपको पेपर भी दिखा देंगे और फिर आप घर चले जाइएगा। बल्कि ऐसा करेंगे, आप 17 लोग हैं 18 लोग हैं, कितने लोग हैं, 16 लोग हैं ना, तो बस 16 पेपर मौके पे चेक कर लेंगे। 3 बजे तक पेपर चेक हो जाएंगे, ओके सर, 1.5 घंटे के अंदर। जी सर। 1 घंटे में हो जाएगा। बस उसी दिन आप मालनामा लेके घर चले जाना, या तो हंसी खुशी चले जाना या फिर रोले डाल के चले जाना। बहुत खैर, ओके अब डन हो गया कि सर हमारी जो पेपर है हमारा, मैं दोबारा बता रहा हूँ कि 21 तारीख यानी ट्यूसडे को है, 11:30 बजे पेपर शुरू हो जाएगा। मैं 11 बजे डिपार्टमेंट आ जाऊँगा, आप लोग भी 11 बजे डिपार्टमेंट आ जाना। लैब शैब खुलवा लेंगे, ठंडी कर लेंगे लैब को आधे घंटे में, और उसके बाद 11:30 पे पेपर शुरू करते हैं। ओके सर। स्लाइड में आपके ग्रुप में भेज रहा हूँ। भेज दे।
हाँ जी, पहली स्लाइड नहीं है, बाकी 3 स्लाइड हैं और मैंने आपको 4th स्लाइड नहीं भेजी ना? जी सर, 4th स्लाइड मैंने 2 आपको भेजी है सर पहले, अभी और 2 तीसरी सेंड ग्रुप किए। में थी, तीसरी ग्रुप सर में मैंने से। आपको चौथी भेज दी है, अब होपफुली आपके जी पास सर, चारों हैं, जी सर, चारों ही हैं अब। ठीक है, ठीक है? तो दो पहली अब आपने 2 नहीं ड्राइव में करनी, और 2 ग्रुप में आ गए। ठीक है, बस ठीक है, मतलब पहली स्लाइड अब आपने नहीं करनी, बाकी स्लाइड जी सर, बेसिकली आपको मैंने बता दिया है, आपने उसके बारे में पढ़ना है कि ये कैसे काम करता है, कोई भी एल्गोरिथम जो हमने पढ़ा है, फिर उसका जी सर, सूडो कोड करें या जो आपका C++ का कोड है वो कर लें और फिर उसको थोड़ा-सा ड्राई रन करके देखें किसी भी एक एग्जांपल के ऊपर। तो आपका ओके हर सर, एक सॉर्टिंग और हर एक सर्चिंग एल्गोरिथम हो जाएगी पूरी। ये वाले जो एग्जांपल हैं, ये आप सॉल्व करेंगे 2-3 आपको ऑटोमेटिकली आइडिया हो जाएगा, इतना मुश्किल है नहीं है। जी सर, रिकरेंस वाले तो आसान है। बस ठीक है फिर, ओके, बेस्ट ऑफ लक, ओके सर, इंशाल्लाह थैंक यू, ट्यूसडे को मुलाकात थैंक यू। होगी। ओके सर, और दूसरी थैंक यू। बात, आखिरी बात, आपने मतलब ये तो यूँ समझ लें कि गुनाह कबीरा है कि आप या तो कुछ बूटी बना के ले आएँ या आप मोबाइल के चक्कर नहीं में सर, पड़ जाएँ। बूटी वाला मैं काम नहीं करें। ऐसे केस में मैं मतलब आप यूँ समझ लें कि कोई माफ़ी नहीं होगी। फिर आपको मेरी तरफ से सप्ली है, आप जो मर्ज़ी करें। अब तो सर पेपर पूरा बता दिया, पीछे कुछ नहीं बचा। ये फिर भी कुछ लोग होते हैं ना कि वो कोशिश करते हैं कि फिर अपनी कार्रवाई डालने की कोशिश करते हैं। इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया कि अगर आप इस तरह का कुछ करेंगे ना, एक तो आप हैं भी 15 लोग आराम से पकड़े जाएँगे और मैंने फिर कोई नहीं छोड़ना, माफ़ी कोई नहीं होगी। और फिर ये ओके मैं सर, बता दूँ कि फिर पूरी क्लास को माफ़ी नहीं होगी। क्योंकि किसी के पास नहीं मोबाइल सर, होता है ये ना, तो ऐसे तो बात ये सबको पता होता है कि इस बंदे के पास मोबाइल है या इस बंदे के पास जो है ना वो कंटेंट है। तो मैं नहीं। आपको इसलिए पहले बता रहा हूँ कि अगर इस तरह का किसी एक बंदे ने की ना, तो पूरी क्लास को रगड़ा लगाऊँगा। तो मतलब पहले एडवांस में बता दें किसी के पास है हाँ, तो। या तो आप किसी के पास है पहले बता दें कि सर इसके पास है, आप इससे ले लें, ताकि बाद अस्सलाम में वालेकुम मसला ही सर। ना हो। जी, वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने पेपर का बता दिया 21 तारीख को है। जी, जी सर, जैसे आप कहें दे देंगे। आप सिलेबस बता दिए आपने सारा? मैंने सिलेबस भी बता दिया और मैंने आपकी वजह से क्वेश्चंस भी बता दिए सब। सर चलिए, थैंक यू सो मच सर। इंशाल्लाह आई विल मेक यू प्राउड इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच होपफुली सर। इंशाल्लाह। तो जी, आप ओके। सीआर प्लीज़ ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा क्वेश्चंस वगैरह। अब हमारी और क्लासेस हैं। आज हमारी क्लास आखिरी है, बाकी मैंने होपफुली लेक्चर भी मतलब नोट हुआ हुआ होगा, तो आपने लेक्चर्स देख लेने हैं और उम्मीद है कि आप सारे अच्छा पेपर दोगे, ठीक है? सर जो 4 स्लाइड्स हैं हमारी 4 वीक्स की, वही प्रिपेयर करनी है? उसमें से पहली स्लाइड्स नहीं है, बाकी 3 करनी है। वो आपको सीआर या आपके फेलोज़ बता देंगे, मैंने बड़ी डिटेल में डिस्कस करनी है चीज़ें, आप थोड़ा लेट हो गए। ओके सर। ओके, ओके, ठीक है फिर। अल्लाह हाफ़िज़।